हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द सेल स्टोरी में, वेयर वी एस नीड बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ रहे हैं आज वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी को काफी डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ा था और उसका रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने काफी अच्छा दिया है। तो इसीलिए हम लोग ये वाली सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, और साथ ही साथ बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, कहीं भी कोई भी डाउट एग्जिस्ट ना करे। स्टिल अगर कोई भी डाउट एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इस सेशन के बाद बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड और जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वाला चैप्टर था उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग स्किप मत करना। और यहाँ से आप लोगों को नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पे वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी ये लेक्चर देखने के बाद, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बच्चों शुरू कर देंगे हम लोग आज का टॉपिक सेल साइकिल। ये लेक्चर जो है मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं दो पार्ट्स में करूँ। वैसे तो मैं एक ही वन शॉट लेक्चर भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट जो है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए और ये थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोगों को समझ में आए और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे, इसीलिए इनको ब्रेक के साथ पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा सेल साइकिल, और आने वाला जो चैप्टर है, आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज पढ़ेंगे सेल साइकिल, शुरू करेंगे इस चैप्टर को बिना किसी देर के। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एनसीईआरटी क्या कहती है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बाकी सारी चीजें ये कहना क्या चाहते हैं। आर यू अवेयर ऑफ आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो बच्चों ये वाला जो इन्होंने पहली लाइन बोली है, इसको हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्लाइडन और स्वान हैं, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि जो लाइफ है वो हमारी किससे बनी है, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। ठीक है, मतलब लाइफ को स्टार्ट करने के लिए हमें एक सिंगल सेल होना जरूरी है। ये चीज हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी हुई थी। उसके बाद फिर जो रुडोल्फ विर्को थे उन्होंने ये बताया था कि जो सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और नई जनरेशन बनेगी उससे। तो ये चीज किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्को ने। तो इन्होंने जो जो हमारा ये एनसीईआरटी है ये क्या कह रही है कि इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो लाइफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा, सिंगल सेल से हो रही है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा क्या होता है कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बेटा जो सेल होती है, सेल से क्या होगा, सेल जब ग्रुप करेगी, बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप करेंगी तो वो क्या करेंगी, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। और जब बहुत सारे जब टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक जो है ऑर्गन ऑर्गन बना लेंगे ना। और बहुत सारे ऑर्गन जब आएंगे वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, और जब ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है बेटा तो उससे क्या बनती है, एक बॉडी बनती है। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये शुरुआत हो रही है एक सेल से, देन टिश्यू से, और उसके बाद फिर ऑर्गन, इस तरह से ये सारी सीरीज चल रही है। तो इन्होंने यही कहा है कि आपको शायद आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक जो सिंगल सेल है वो एक इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। तो सिंगल सेल में ऐसा क्या होता है बेटा, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज साइज में बढ़ेगा, और रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा उससे, रिप्रोडक्शन होने से सेल के अंदर जो हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारी चीजें डुप्लीकेटेड होती रहेंगी। उसके बाद फिर सेल में डुप्लीकेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाएगा, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with
each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेल जो है, कोई भी सेल है, उसमें क्या है, सपोज ये क्या है, हमारी सेल है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें डिवीजन होगा, और इसमें डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, इससे दो डॉटर सेल बन जाएंगी, है ना। तो एक सेल से हमारी क्या बनी, दो डॉटर सेल बन गई, एक सेल से हमारी दो डॉटर सेल बन गई। अब ये दो जो डॉटर सेल हैं, ये अकेले ये फिर दो सेल बना लेगी ऐसे, और इससे फिर आगे चल के डिवीजन होगा तो फिर इससे एक दो सेल बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हर समय एक जो सेल होगी वो डिवाइड होके क्या होगी, दो सेल बना लेगी, जिन्हें हम डॉटर सेल कहेंगे। तो ये चीज तो बच्चों आपको समझ में आती है ना, कि जो सेल हमारी डिवाइड कर रही है ये है हमारी पेरेंटल सेल, और इससे जो बनेंगी सेल्स उन्हें हम कहेंगे डॉटर सेल। अब जब फर्दर इसका डिवीजन होगा और दो इससे डॉटर सेल बनेंगी तो ये हमारी हो जाएगी पेरेंटल सेल। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यही यही चीज कही गई है यहाँ पे, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये सेल्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे क्या होती है, सेल जो है उसमें डिवीजन होते हैं और वो फिर धीरे धीरे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बनता है। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by growth and division of single parental cell and its progeny। तो यही चीज कही गई है यहाँ पे, कि जो नई डॉटर सेल बनेगी उसमें फिर से डिवीजन होगा, फिर से रिप्रोडक्शन होगा, और फिर क्या होगा कि उसकी एक नई प्रोजेनी बनेगी। इन अदर वर्ड्स, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सिंगल सेल है उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, फिर नई सेल्स बनी, फिर नई सेल जो बनी थी उनमें डिवीजन हुआ, फिर उनसे नई सेल बनी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी सेल्स बन जा रही हैं, है ना। तो सेल्स में डिवीजन हो कि बहुत सारी सेल्स बन जा रही हैं। अब वही सेल्स जो है ग्रुप करके क्या बनाएंगे बच्चों, सेल्स जो है ग्रुप करके बनाएंगे टिश्यू, फिर टिश्यूज बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी एक बन जाएगी। तो यहाँ पे जो लाइफ की शुरुआत हो रही है वो एक सिंगल सेल से हो रही है, इसीलिए सेल जो है हमारी क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है बच्चों, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल डिवीजन जो है वो क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो नई सेल्स नहीं बनेंगी, है ना। नई सेल्स नहीं बनेंगी तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सेल डिवीजन क्या है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या एसेंशियल प्रोसेस है, इसको ये भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो बच्चों क्या है, इन्होंने कहा है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय सेल का रेप्लिकेशन भी होता है, सेल की ग्रोथ भी होती है। तो अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो सेल साइकिल है उसमें पहले हमारी कौन कौन सी फेजेस आती हैं। वहां पे क्या है कि सारी फेजेस डिवाइड हैं, एक फेज ऐसी है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, एक फेज ऐसी है, रिप्रोडक्शन कह रही हूँ, एक फेज ऐसी है जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, एक फेज ऐसी है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऑर्गन्स का डुप्लीकेशन होता है, प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब चीजें भी होती हैं। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। तो इनके कहने का मतलब बेटा ये है कि जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, जो सेल साइकिल होती है हमारी, वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। मतलब एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, जिस तरह से होते हैं उसी तरह से होंगे, कोई भी एक बीच का स्टेप जो है वो स्किप नहीं हो सकता है ना। बहुत ही एक अलाइनमेंट के साथ सारी चीजें होंगी, एक कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीजें होंगी, ताकि जो है डिवीजन करेक्ट हो सके, किसी भी तरह का कोई भी म्यूटेशन उनमें ना रहे, क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा तो वो फिर ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए जो सेल साइकिल है वो बहुत ही करेक्ट तरीके से होती है, पूरी तरह से जो है इंश्योर किया जाता है कि कहीं से कोई भी डिफेक्ट ना आए, ठीक है।
और साथ ही साथ जो प्रोजेनी होंगी उनमें क्या होगा कि इंटैक्ट जीनोम होगा। तो जो पेरेंट के अंदर जीनोम होगा, पहले उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों, वो प्रोजेनी में जाएगा, उसका डिवीजन होगा, उसके बाद ही सेल का डिवीजन होगा। इससे ये इंश्योर होता है कि जो भी हमारी जो डॉटर सेल्स बनी हुई हैं उनके अंदर जो है एक इंटैक्ट जीनोम पेरेंट का जरूर रहेगा। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसाइज the other constituent of cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेल साइकिल क्या है, उसकी एक डेफिनेशन देने की कोशिश करिए बेटा, कि एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है सेल के साथ, जिसमें सेल का क्या हो रहा है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम है, उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल की मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसके बाद जो है क्या है कि सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे कह रहे हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेल ग्रोथ जो है वो मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उससे मेजर किया गया है। तो इनके कहने के मतलब से सेल की ग्रोथ जो है वो लगातार होती रहती है, हमेशा होती रहती है, लेकिन सेल डिवीजन जो सेल के अंदर का जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस केवल एक स्पेसिफिक स्टेज होती है सेल साइकिल की, वहां पे होती है। और वो स्टेज कौन सी होती है बेटा, वो स्टेज होती है एस फेज, उसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control। और यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे क्या है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जो रेप्लिकेटेड डीएनए है, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे डॉटर न्यूक्लियाई में, और उसके बाद जो है क्या होगा, ये सारे के सारे जो सीरीज हो रहे हैं बेटा, ये सब क्या है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि हमारी सेल साइकिल की कौन सी फेजेस हैं, कितनी फेजेस हैं, और उनको हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बताती हूँ, उससे हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, उसमें भी दिया गया है जो G1 फेज है हमारी, ये S फेज है हमारी, ये G2 फेज। यहाँ पे आप लोग बहुत ही अटेंटिव होके बैठना, बहुत ही कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने कहीं से भी स्किप करा ना, तो फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं इसमें क्या कहने की कोशिश करी गई है। देखो बच्चों, जो सेल साइकिल है हमारी, जो सेल साइकिल है हमारी, इसकी क्या है, 2 फेजेस हैं। ठीक है, इसकी क्या है, 2 फेजेस है। तो इसकी 2 फेजेस कौन कौन सी है बच्चों, इसकी एक फेज है इंटरफेज, ये है इसकी इंटरफेज, और दूसरी फेज है इसकी एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज जो फेज होती है बेटा, सबसे पहले इसके बारे में एक चीज ये जान लो, ये 95% जो टाइम होता है ना सेल का, सेल साइकिल का, वो इंटरफेज में ही जाता है। 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल यहाँ पे स्पेंड होती है। थोड़ा इसको और सही से लिखते हैं बेटा, सेल स्पेंड हियर। तो अपना जो 95% टाइम है सेल, वो कहाँ पे स्पेंड होता है, वो होता है इंटरफेज में। और ये कौन सी फेज मानी जाती है बेटा, ये मानी जाती है रेस्टिंग फेज। ये कहने को रेस्टिंग फेज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल की मेटाबॉलिज्म होती है, वो सब कहाँ होती है, जो हमारी इंटरफेज होती है, रेस्टिंग फेज होती है। और यहाँ पे क्या क्या होता है बेटा, ये सिंथेसिस फेज भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस फेज भी इसमें आती है।
और एम फेज जो है बेटा वो फर्दर हमारी दो फेजेस में डिवाइड है। एक है हमारी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेल का न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी जो सेल के अंदर जो डीएनए है वो डॉटर सेल में पहले डिवाइड होगा, उसके बाद सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो क्या है यहाँ पे डीएनए का डिवीजन होगा इनटू टू न्यूक्लियाई। और ये दूसरी जो स्टेज है बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे सेल जो है क्या होगी, यहाँ पे सेल का जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, सेल जो है वो फिजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या है कि सेल जो है फिजिकली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी इंटरफेज की और ये कहानी है हमारे एम फेज की। तो एम फेज जो है हमारी बहुत खींच के 1 घंटे का प्रोसेस होता है, और जो मैक्सिमम टाइम जो है हमारा जाता है वो कहाँ जाता है, इंटरफेज में जाता है। और ये टाइम जो है हमारा क्या हो सकता है बेटा, ये 24 आवर्स भी हो सकते हैं, ये जो है 2 आवर्स भी हो सकते हैं, ये 1 वीक भी हो सकता है, इवन 1 मंथ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल कैसी है, सेल के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो इंटरफेज में कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। अब हमारा इंटरफेज जो है बेटा वो फर्दर डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट 3 स्टेजेस में। तो यहाँ पे जो इंटरफेज है उनकी कौन कौन सी फेजेस हैं, इंटरफेज उसकी 3 फेजेस हैं बच्चों। एक है हमारा G1, दूसरा है हमारा S फेज, और तीसरा है हमारा G2 स्पेस। और ये जो सीक्वेंस है बच्चों इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ही सेल साइकिल आगे प्रोसीड होती है। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखने का एक सिंपल टेक्निक आपको बताती हूँ कि आप लोग याद रखना 1 के बाद ही 2 आता है, ठीक है। 2 के बाद 1 नहीं आएगा, 1 के बाद ही 2 आता है। तो G1 है हमारा और उसके बाद हमारा आएगा G2, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने की यहाँ पे एक टेक्निक है, G1 और उसके बाद आएगा G2 और बीच में आपको चुपचाप रख देना है S को। तो G1 हमारा क्या है, इसको कहते हैं बच्चों गैप 1, G2 को कहते हैं गैप 2 और S को कहते हैं सिंथेसिस फेज। S को कहते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाती हूँ मैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना दी मैंने बेटा एम फेज। प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये है हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये है टीलोफेज। और आप लोग इस डायग्राम को बनाओगे ना तो आपको एनसीईआरटी की लाइन पे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना अच्छा डायग्राम मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर बना लो अपनी कॉपी में, साइटोकाइनेसिस।
ठीक है, तो इतनी जो फेज है बेटा, ये वाली जो फेज है हमारी इतनी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और ये वाली जो हमारी फेज है इसको मैंने डाल दिया है साइटोकाइनेसिस। और इन दोनों को मिला के बेटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों मिला के हमारा क्या हुआ, ये दोनों मिला के हमारा हो गया एम फेज, ये दोनों मिला के हो गया हमारा एम फेज। और यहाँ पे जो रेस्ट आप देख रहे हो ये सब क्या है, हमारा इंटरफेज है। ये रेस्ट जो आप लोग देख रहे हो गोला, उसमें क्या है, इंटरफेज है। अब इसकी भी अलग अलग फेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा G1, फिर आ जाएगा हमारा S, फिर आ जाएगा G2। एक और फेज होती है बच्चों जिसको G0 भी कह सकते हैं या G0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सेल जो है आती है कहाँ से, G1 से एग्जिट करके सेल जो है चली जाती है G0 में। और ये क्या है, क्विसेंट स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज। और ये सारी क्या है, ये सारी हमारी है एक्टिव स्टेज, ठीक है। तो सीरीज क्या है हमारी, सबसे पहले G1 S, G2 G1 S, G2, उसके बाद फिर M, ठीक है। तो अब G1 में क्या होता है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। और एक चीज होती है बच्चों, आपने एक सेल ऑर्गेनल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ड्यूरिंग, जब हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने एक चीज डिस्कस करी थी, सेंट्रोसोम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेंट्रोसोम हमारा क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाता है। ये क्या होता है बच्चों, यहीं पे क्या होगा कि हमारे जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे सेल साइकिल के दौरान, जब माइटोसिस होगी बेटा, तो जब एनाफेज के दौरान हमारे जो क्रोमोसोम हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, जो सेपरेट होंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो कहाँ पे बनेंगे बेटा, वो सेंट्रोसोम में बनेंगे। तो ये सेंट्रोसोम जो है इसका भी डुप्लीकेशन होगा। और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन कब होता है, एस फेज। और अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे, हमारा जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में होता है, फ्रीली नहीं होता है ना सेल के अंदर हमारा डीएनए। तो अब अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप किया जाएगा, ताकि वो जो है एक जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ सके। तो यहाँ पे एक और चीज होगी बेटा, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी, हिस्टोन प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस भी होगी। तो हमारे और क्या क्या काम हो रहे थे, तो हमारे जीवन फेज में क्या हुआ, सेल की ग्रोथ हुई, मेटाबॉलिज्म हुई। फिर हमारे एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और G2 फेज में क्या होगा, वही सेम, सेल की ग्रोथ भी होगी, और यहाँ पे सेल की ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिज्म भी होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होगी बेटा, मेटाबॉलिज्म इसलिए होगी क्योंकि अभी हमारा नया नया डीएनए बना है, और उस नए नए डीएनए के बनने के बाद अब जब वो रेप्लिकेशन के लिए जब वो डिवीजन के लिए सेल हमारी जाएगी एम फेज में, तो उसके पास सफिशिएंट एटीपी तो होना जरूरी है ना, सफिशिएंट फूड मटेरियल होगा तभी वो आगे काम कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटीपी वगैरह रिक्वायर्ड है सेल डिवीजन के लिए, उसकी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म होगी, सेल ग्रोथ होगी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो है हमारा रिपेयरिंग का प्रोसेस। क्या है, रिपेयरिंग का प्रोसेस है। अभी अभी हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, अगर डीएनए में कोई रेप्लिकेशन के दौरान
इन केस कोई म्यूटेशन रह जाता है और वो फिर सीधे अगर एम फेज में बिना रिपेयर किए चली गई तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और काम होता है कि जो डीएनए हमारा रेप्लिकेट होके आ रहा है एस फेज से, उसकी रिपेयरिंग कहाँ होगी, उसकी रिपेयरिंग होगी हमारी G2 फेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि जो है हमारा जो हमारी सेल साइकिल है वो दो फेज में डिवाइडेड है, इंटरफेज और एमफेज। जो इंटरफेज है वो कौन कौन सा जो इंटरफेज है उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं, इंटरफेज के अंदर आती है G1, S और G2। और जो हमारा एम फेज है उसके अंदर आती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो है डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें डॉटर सेल्स बन जाएंगी। डॉटर सेल का मतलब जो सेल है वो हमारी फिजिकली दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, तो डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो जीवन साइकिल है हमारी, जीवन से साइकिल से हमारी कभी कभी क्या होता है कि कोई सेल है उसको आगे नहीं भेजना है, मान लो उस वो सेल जो है आगे रेप्लिकेशन करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, उसको और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो जीवन उसको क्या करेगा, उसको एस फेज में नहीं भेजेगा, उसको भेज देगा G0 फेज में, ठीक है। और यहाँ पे वो सेल जो है इनएक्टिव स्टेज में पड़ी रहेगी, क्विसेंट स्टेज में पड़ी रहेगी, जब तक कि उसके अंदर का सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो सेल जो है वो हमारी क्या कर रही है, एग्जिट एग्जिट फ्रॉम द G1। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा कि जो G0 फेज है, जो G0 फेज है, वहां पे सेल कहाँ से आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है एग्जिट फ्रॉम द G1। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जानते हो क्या, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा एम फेज, क्योंकि एम के बाद आपको G0 दिख रहा है ना, तो आप लोग सोचोगे कि एम फेज के बाद G0 फेज में सेल चली जाती होगी, तो वो इनएक्टिव स्टेज में रहती होगी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेल कहाँ से आ रही है बेटा, ये आ रही है G1 फेज से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एम से नहीं आ रही है, एस से नहीं आ रही है, G1 से नहीं आ रही है ना, तो कहाँ से G2 से नहीं आ रही है, कहाँ से आ रही है, G1 से आ रही है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से सेल जो है आ रही है क्विसेंट स्टेज में, G0 स्टेज में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो एस फेज है इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन। अब आप लोगों को दिया रहेगा G1 एंड G2 एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया रहेगा M एंड G1, एक ऑप्शन में G2 एंड M दिया रहेगा। तो S इज द इंटरवल बिटवीन, किसके बीच की स्टेज है ये, G1 एंड G2 की, ठीक है। अब सिंपल एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो है एस फेज को और कौन सी फेज के नाम से जाना जाता है, एस फेज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसको हम लोग सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक है, सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ये सबको पता है, क्या नहीं पता है कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, तो ये किस फेज में होगा बच्चों, ये भी होगा हमारा एस फेज में, याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा बच्चों यहाँ से, और क्या पूछा जाएगा, लेट मी थिंक। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये सीरीज जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, ये सीरीज भी पूछी जा सकती है कि G1 के बाद S फेज आती है, फिर G2 आती है, फिर M फेज में जाती है सेल, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो है किस फेज में होता है ना, तो वहां पे हम लोगों को G1 और G2 ऑप्शन में दिया रहेगा। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, कहीं भी कोई भी हो सकता है स्पेसिफाई करके भी ये चीज दी हुई हो कि सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलर किस फेज में होती है ना। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमको यहाँ से पढ़ना था। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in culture. These cell divide once in approximately every 24 hour. तो इन्होंने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल है
उसको कल्चर पे देखा गया तो ये सेल जो है क्या कर रही थी कि 24 आवर्स में एटलीस्ट एक बार जो है वो डिवाइड कर रही थी। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. तो ये चीज मैंने बताई आपको और ये इम्पोर्टेंट भी है कि सेल साइकिल जो है वो कितनी देर के लिए लास्ट होती है। सेल डिवाइड मतलब सेल साइकिल कब कब डिवाइड करती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ये 24 आवर्स में डिवाइड करती है, 1 वीक में डिवाइड करती है, और ड्यूरेशन डिपेंड ऑन सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इस तरह से भी एक ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों ईस्ट का, तो एक सिंपल सा आपसे एक 1 लाइनर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिवीजन टाइम फॉर ईस्ट 20 मिनट। ऐसे ही एक क्वेश्चन सिंपल 1 लाइनर पूछ लिया जाएगा कि डिवीजन टाइम ईस्ट का क्या होता है, डिवीजन टाइम ऑफ ईस्ट। यहीं पे सामने आपको उसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी दिया होगा। तब एक ऑप्शन में दे देगा आपको 90 मिनट, एक ऑप्शन में दे देगा आपको 20 मिनट, एक ऑप्शन में आपको दे देगा जो है 40 मिनट, एक ऑप्शन में दे देगा आपको 60 मिनट, है ना। तो ये याद रखना है बच्चों की जो ईस्ट है हमारा उसका डिवीजन टाइम लगभग क्या है 90 मिनट है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, उसका डिवीजन टाइम होता है 20 मिनट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सेल है उसका डिवीजन टाइम वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी सेल है, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। हर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पे द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। पहली है इंटरफेज, दूसरी है एम फेज। एम फेज को और क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं माइटोसिस फेज। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स and the interphase represent the phase between two successive M phase. It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour and the interphase lasts more than 95% of duration of the cell cycle. तो यहाँ पे यही कहने की बात की गई है बेटा, यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इंटरफेज है वो हमारी है दो, मतलब एम फेज है जो हमारी, उसके आगे की जो मतलब उसके पहले की या इंटरवल कह लो आप, अगर दो सक्सेसिव एम फेज हो रही है, लगातार एम फेज आपको दिख रहा है, तो उनकी बीच का इंटरवल क्या होगा, इंटरफेज होगी, है ना। दो सेल साइकिल की बात कर ली असल में यहाँ पे। और यहाँ पे ये चीज कहा गया है कि जो हमारी सेल है उसका जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स का डिवीजन होने का एक लमसम माना गया है कि मान लो सेल 24 आवर्स में डिवाइड कर रही है, तो उसमें केवल 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, यानी सेल जो है वो फिजिकली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। और ये प्रोसेस कितनी देर में होगा, ये प्रोसेस होगा केवल और केवल 1 घंटे में। और जो बचा हुआ हमारा 23 आवर्स है ना बेटा, उस 23 आवर्स में सेल कहाँ रहेगी, वो रहेगी इंटरफेज में। तो यहाँ पे 95% जो है कहाँ जा रही है, सेल हमारी इंटरफेज में रह रही है। तो यहीं पे ये कहने का मतलब है कि 24 घंटे अगर हम एवरेज एक ड्यूरेशन मान लें सेल डिवीजन का, तो जो सेल डिवीजन है वो लास्ट होता है खाली 1 घंटे के लिए, जहाँ पे सेल प्रॉपरली डिवाइड होगी। उसके पहले जो इंटरफेज आता है हमारा, वहां पे सेल का 95% टाइम बीतता है। ठीक है, ये बात कही गई। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों से ऐसे ही डायग्राम देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे नीट में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे बच्चों। जीवन फेज है हमारी, क्या है, यहाँ से जो है सेल हमारी एग्जिट करके कहाँ जाएगी, एग्जिट फ्रॉम जीवन, और जा कहाँ रही है, जी नॉट में जा रही है। ठीक है, ये है हमारी गैप फेज, ये है हमारी सिंथेसिस फेज, ये है हमारी G2, ये भी है हमारी गैप फेज, और ये है हमारी एम फेज जिसमें आप लोग कैरियोकाइनेसिस देख रहे हो ये, और ये देख रहे हो साइटोकाइनेसिस।
अब सपोज करो आपको यही एक डायग्राम दे दिया जाए, यही डायग्राम दे दिया जाए और आपको इसमें लेबलिंग करने को दे दिया जाए और ऑप्शन में उसका लेबलिंग जो है दिया रहे आपको और आपको सही स्टेटमेंट बताना हो, ठीक है। तो आपसे ये आंसर में ये लेबलिंग में दिया हो कि जीवन फेज को और हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हो कि सिंथेसिस फेज कौन सी है, यहाँ पे दिया हो कि गैप फेज 2 कौन सी है, और यहाँ पे दिया हो कि जो है सेल जो है G1 से एग्जिट करके कहाँ जाती है या G0 में सेल कहाँ से आती है। तो इस तरह से ये आपको एक डायग्राम देके भी ABCD करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस डायग्राम को बच्चों अच्छे से याद रखेंगे कि G1 फेज है, फिर S फेज है और G2 फेज है। जो G0 फेज है हमारी, वहाँ क्विसेंट फेज है। यहाँ पे सेल जो आ रही है नेगेटिव स्टेज में वो कहाँ से आ रही है, G1 से आ रही है, ठीक है। ये मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो PYQ है ना वो यहीं से भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं इसको मल्टीपल टाइम दे रही हूँ, आप लोगों को एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखना, नोट डाउन कर लेना कहीं पे। नेक्स्ट, the M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो डॉटर क्रोमोसोम है वो बन रहे हैं हमारे, है ना। द यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे कहा है कि एम फेज जो है उसमें क्या होता है, एम फेज जो है उसमें क्या होता है, स्टार्ट होती है हमारा कैरियोकाइनेसिस से शुरू होता है। यानी कि जब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ना पहले जो है मेटाफेज में जो क्रोमैटिड है वो अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज में क्या होता है जो क्रोमैटिड है उनका डिवीजन हो जाता है ना। और फिर जब हम एनाफेज में क्या होता है कि डिवीजन होने लगता है। टीलोफेज में दो सेपरेट न्यूक्लियाई बन जाते हैं हमारे, ठीक है, दो सेपरेट डीएनए वाले न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और जो सेल हमारी फिजिकली डिवाइड हो जाती है दो सेल में, वो हमारा कहाँ होता है, साइटोकाइनेसिस में। तो यही कहने की कोशिश करी गई यहाँ पे कि एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपसे एक चीज पूछी जा सकती है बच्चों कि कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, नोट इट डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ, क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे मैं और एक्यूरेटली कहूँ तो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। किस चीज की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे डॉटर सेल की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में देखा गया है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात नहीं हो रही है। जहाँ पे कैरियो की बात होती है वहां पे क्रोमोसोम की बात होती है, ठीक है। आपने अगर कैरियोटाइप पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कैरियोटाइप की स्टडी करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैरियोकाइनेसिस सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ये एक स्टेटमेंट पे पूछा जा सकता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। फिर दूसरी चीज क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। हर लाइन से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों चीज बच्चों याद रखेंगे, एकदम टिप पे रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। द इंटरफेज टू डू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। अब देखो यहाँ पे कहा गया है इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज कहने को रेस्टिंग फेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल जो है वो प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, अंडरगोइंग बहुत सेल ग्रोथ भी होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है। तो जो इंटरफेज है हमारी बेटा वो क्या है, कहने को एक रेस्टिंग फेज है, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल जो है वो प्रिपेयर हो रही है सेल के डिवीजन के लिए। वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरफेज में, और इंटरफेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं।
नाम बस रेस्टिंग फेज है, आराम इसको बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरफेज को हमने 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड करा है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. This can be asked. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है, ये वाला जो हमारा डायग्राम है, ये क्या है? G1 इंटरवल बिटवीन M फेज, इसको माइटोसिस भी कह सकते हो, माइटोसिस एंड S फेज कह सकते हो। इसी तरह से बोल सकते हो G2 इंटरवल बिटवीन S फेज एंड M फेज। इसी तरह से S बोल सकते हो इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2। तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग G1 फेज, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, मैंने तो आपको S फेज और M फेज बोल दिया है, यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि G1 इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी तो हो रहा है ना हमारा S फेज में, तो ये भी पूछा जा सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज के समय क्या होती है? सेल जो है वो क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। बेटा G1 के समय फेज क्या है? वो हमारी सेल क्या है? वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो G1 के समय क्या हो रहा है बेटा? सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन इसका रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? S और सिंथेसिस फेज में। marks the period during which DNA synthesis और replication take place। तो यहाँ पे क्या है? S फेज में DNA का replication या DNA की synthesis हो रही है। During this time amount of DNA per cell doubles। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है आप लोगों के लिए, बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, during this time the amount of DNA per cell double if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increased to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. क्या बोला मैंने? No increase in the chromosome number, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? Increase in DNA number increase हो रहा है, but no increase in chromosome नंबर नहीं बढ़ता है बच्चों। क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास, तो 23 पेयर्स ही रहेंगे, 46 पेयर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डीएनए जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा जो क्रोमोसोम के अंदर है, ना कि हमारा क्रोमोसोम। मैं यहाँ से अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन कराती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, then after S phase the number of chromosome remains the same। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से, और आप लोग गलती बहुत करोगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बात क्रोमोसोम की कर दी है इसने, और आप लोग डीएनए समझ के गलत करके आओगे। ठीक है, if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remains the same, that is 2n। चलो इसको समझते हैं बच्चों। G1 S G2, ठीक है। S फेज हमारी क्या है? सिंथेसिस। और यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे। अब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये मैंने एक सेल बना दी, इसके अंदर मैंने ये 2 ठो ऐसे डीएनए बना दिए, या क्रोमोसोम कह लो, चलो ठीक है। और ये सेल है हमारी 2n, डिप्लॉइड सेल है हमारी। ठीक, अब क्या हुआ? फेज हमारी यहाँ पे क्या हुई? हमारी जो है सेल, ये सेल ही है बच्चों, ये सेल है,
अब इसके अंदर क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, जो नया डुप्लीकेट डीएनए है उसको मैं ऐसे बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डीएनए है हमारा वो कितना हो गया, 2n से, डीएनए हमारा क्या हो गया, 2n से 4n हो गया। याद रखना, अब G2 में कितना हो जाएगा, G2 में भी कितना रहेगा, ये S है, ये G2 है, ये G1 है। G2 में कितना रहेगा, G2 में भी 4n ही रहेगा। मैं फिर से नहीं बना रही हूँ, यही वाला डायग्राम इधर आएगा। और बात यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए की, ठीक है, डीएनए की। और डीएनए हमारा फिर से जो है क्या हो जाएगा, 2n एक सेल में, 2n दो सेल में। ये कब होगा, एम फेज के बाद। एम फेज में क्या होगा, सेल जो है वो हमारी डिवाइड हो जाएगी दो सेल में, और क्या हो जाएगा हमारा, उसके अंदर 2n मटेरियल पहुंच गया, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्रोमोसोम की बेटा, तो 2n बना 4n बना अगेन 2n आफ्टर माइटोसिस। ये तो हो गए हमारे डीएनए की डिवीजन की और सेल की डिवीजन की बात हो गई। लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है ना, वो यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n रहेगा, और यहाँ पे भी 2n रहेगा, और यहाँ पे भी 2n ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम जितना था उतना ही है, ठीक है। क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है। डिवीजन किस चीज का हो रहा है, डीएनए का। तो यहीं पे इस चीज को एम्फेसाइज किया गया है कि if the cell had diploid or 2n number of chromosome G1 even after S phase the number of chromosome remains the same, that is 2n। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन बदल क्या जाएगा, बदल जाएगा हमारा डीएनए का नंबर। डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, तो रेप्लिकेशन मतलब ईच पेरेंटल जो डीएनए होता है वो अपना एक डुप्लीकेटेड डॉटर डीएनए बनाता है। तो यहाँ पे अगर 2n है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4n हो जाएगा। और जब 4n हो जाएगा तो जब हमारा डिवीजन हो जाएगा एम फेज में, तो 2n जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जो डीएनए है वो हमारा ईच डॉटर सेल में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। In animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. ठीक है, during the G2 phase, protein are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। तो ये वाला भी important है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि क्या कौन सी फेज में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस फेज में, एस फेज में ये कहा गया है कि एक है हमारा न्यूक्लियस, दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेज में। और ये कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस, ये प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, जो हमारा सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म में, और ये भी कब हो रहा है, एस फेज के दौरान। यही चीज कही गई है यहाँ पे। Centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continue। और G2 phase में क्या हो रहा है, G2 phase में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। G2 में क्या हो रहा है बेटा, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और सेल ग्रोथ यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू है। इसी तरह से हम लोग लिख दे रहे हैं, जीवन के लिए भी लिख देती हूँ यहीं पे। जीवन में क्या हो रहा था, जीवन फेज में क्या हो रहा था बच्चों, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव,
एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज। तो यहीं पे वही सब चीजें हो रही हैं जो G2 में हो रही है, ठीक है। सेल जो है यहाँ पे क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी दोनों में, इधर इट इज G1 और G2, ठीक है। तो एस फेज में क्या हो रहा है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर ऑर्गेन्स की बात की, ऑर्गेनेल्स की बात की जाए, तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े। Some cell in the adult animal do not appear to exhibit cell division. तो कुछ सेल ऐसी होती हैं एडल्ट एनिमल सेल में जिनमें क्या होता है कि डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हार्ट सेल का। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ ऐसी सेल होती हैं वो ओकेजनली डिवाइड करती हैं एज नीडेड टू रिप्लेस सेल और दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ डेथ। तो कुछ सेल देखो बच्चों, कुछ सेल क्या है एनिमल में जिनमें कभी डिवीजन नहीं होता है। कुछ सेल ऐसी होती हैं कि डिवीजन वैसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो सेल की इंजरी हो गई, सेल की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल का डिवीजन होने लगेगा। तो ये सारी सेल क्या होती हैं, ये सारी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज टू एंटर द इनएक्टिव स्टेज और क्विसेंट स्टेज, जिसे G0 स्टेज कहते हैं सेल साइकिल। तो इस तरह की सेल क्या होती हैं जिनमें डिवीजन नहीं होना है या जिनमें ओकेजनली डिवीजन होना है, वो सेल हमारी एंटर कर जाती हैं इनएक्टिव फेज में, जो है हमारी G0 फेज, ठीक है। G0 हमारी इनएक्टिव और क्विसेंट फेज है। यहाँ पे क्या होगी, हमारी सेल जो है वो चली जाएंगी, और सेल यहाँ पे क्या रहेंगी, सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि सेल जो है कैसी हैं, यहीं पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन G0 स्टेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। और आप सोचोगे कि सेल जो है G0 स्टेज में है तो उनका मेटाबॉलिज्म भी बंद हो चुका होगा, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज में होंगी, यहीं पे आप क्वेश्चन गलत करोगे। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि G0 स्टेज में भी सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बस उनमें क्या नहीं हो रहा है, उनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक नहीं होगा जब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। तो बेटा यहाँ पे माइटोसिस देखो, मियोसिस होता है एक, माइटोसिस होता है, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन केवल और केवल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में ही देखा जाता है। अभी हम लोग जब ये सब चीजें माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को हो सकता है ये चीज समझ में ना आए। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis, for example male honeybee, है ना, मेल हनी बी। अब इसकी जब आप इसका जो डिवीजन है वो बहुत अलग तरह का होता है, ठीक है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। आपको ये चीज बस याद रखनी है कि जो मेल हनी बी है, जो मेल हनी बी है ये क्या है, ये हैप्लॉइड होते हुए भी माइटोसिस से डिवीजन कर लेगा, और प्लांट जो है उनमें क्या है, माइटोटिक डिवीजन होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल में, ठीक है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल, ये सब पढ़ेंगे फिर कभी बाद में, ये हमारा काम का नहीं है। रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड देखते हैं उसमें। स्टेज इन विच मियोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल, तो वो हम लोग देखते हैं ना जब स्पोर वगैरह बनते हैं, मैंने पढ़ाया है ये सब आप लोगों को। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। तो इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो इसमें एक बेसिक एक ओवरव्यू दिया हुआ था, इसमें हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हो रहे हैं इंश्योर करने के लिए करेक्ट डिवीजन, जिसमें डीएनए हमारा रेप्लिकेट होता है, सेल की मेटाबॉलिज्म होती है, ग्रोथ होती है, फिर फाइनली सेल का डिवीजन होता है। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं।
फिर मैंने यहाँ पे बताया सेल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं, इंटरफेज, एम फेज। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि जो इंटरफेज है बच्चों, उसको हम लोग जो है G1 S G2 फेज में डिवाइड करते हैं। एम फेज को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 2 फेज में, जिसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। जो कैरियोकाइनेसिस वाला फेज है बेटा, उसमें क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियाई है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब साइटोकाइनेसिस आएगी तो साइटो से साइटोप्लाज्म याद रख लेना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस में, सेल जो है वो फिजिकली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि सेल जो है वो सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि सेल का जो डिवीजन टाइम होगा वो कितना होगा। ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 24 आवर्स भी हो सकते हैं, और 1 आवर भी हो सकता है। जैसे कि ईस्ट है जो, वो हमारी 90 मिनट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया था। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई थी वो ये थी कि सेल जो है डिवीजन टाइम कितना भी हो, जिसमें 95% सेल जो है वो इंटरफेज में ही रहेगी। केवल डिवीजन के लिए जो टाइम निर्धारित है एम फेज है, वो केवल और केवल 1 घंटे तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर कोई सेल जो है 2 घंटे में डिवाइड कर रही है, 3 घंटे में डिवाइड कर रही है, तो केवल और केवल जो है हमारा 1 घंटा ही जो है वो माइटोसिस या मियोसिस को जाएगा, और बचे हुए टाइम में सेल जो है वो कहाँ रहेगी, इंटरफेज में ही रहेगी। फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझाई कि सेल साइकिल इंटरफेज में क्या हो रहा है, और क्या क्या नाम से जानते हैं इंटरफेज को, रेस्टिंग फेज, सिंथेसिस फेज। फिर मैंने एम फेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपको काफी डिटेल में समझाया। और ये मैंने आप लोगों से कहा था कि याद रखना है इसको, एक सीरीज ऑफ इवेंट है ये, G1 S फेज, G2, और उसके बाद ही आएगा M फेज। M फेज अगर आप लोगों को एक इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, G1 फिर M फिर G2 फिर S, फिर दे दिया जाए G1 फिर S फिर G2 फिर जो है M, फिर आपको दे दिया जाए M G1 S G2, फिर दे दिया जाए G2 M S G1। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा सही है ये सीक्वेंस। ठीक है, यही मेरे यहाँ पे बताने का मतलब था। ये वाला डायग्राम हम लोगों ने अच्छे से समझा, इसको मैंने बना के भी समझाया आप लोगों को। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कहने की कोशिश की कही गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल जो है किस तरह से जो है उसकी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अगर कोई जो है 2n सेल है तो वो डिप्लीकेट करके 4n सेल बन जाएगी, और डिवीजन के बाद फिर से 2n हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या नहीं डिवाइड होता है बेटा, क्या नहीं डिवाइड होता है, वो है क्रोमोसोम, और इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समराइज किया है, एस फेज में न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, G2 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सेल की ग्रोथ होगी, और क्या होगा, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी फर्दर G1 G2 दोनों में। और जो है G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और G2 में भी सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। G0 में भी सेल जो है वो क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल यहाँ पे भी। ठीक है, बस क्या नहीं हो रहा, प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, फर्दर जो है डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म तो होगा ना, कभी जरूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा, कहाँ से आएगी सेल, तो यहीं से आएगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी, ये मैंने आप लोगों को 2n 4n वाला कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों, और यहाँ पे हमने चैप्टर को खत्म किया, G0 हमने पढ़ा। तो आप लोगों को ये वाला सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों सेल डिवीज़न के बारे में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है माइटोसिस, मियोसिस। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो चैप्टर हमने वो पढ़ा था, और फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना, खुद से एनसीईआरटी पढ़ना, जहाँ पे दिक्कत आएगी तो उसको डिस्कस करना। इसी तरह से बेटा पढ़ाई करने का जो है वो तरीका होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको कभी भी कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और मेरा एक आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इवन इट इज
बायोलॉजी आप लोग पेन कॉपी लेकर ही पढ़ो और एक फ्लो चार्ट बना करके पढ़ाई करो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि आपने पढ़ा सेल साइकिल, ठीक है, तो सेल साइकिल आप पढ़ रहे हो, तो आपने ऐसे एक हेडिंग डाल दी सेल साइकिल, ठीक है। आपने अपने रजिस्टर में जैसे पढ़ने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इंटरफेज, फिर यहाँ पे इसको लिख दो एम फेज। जब आप इस तरह से लिख के पढ़ाई करोगे ना तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। इंटरफेस पढ़ रहे हो, फिर से इसको डिवाइड कर दो, G1 S G2, एम फेज पढ़ रहे हो, इसको कर दो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, G1 फेज में आपने पढ़ा, इसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना। एस में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना बेटा, तो ये एक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सारे कॉन्सेप्ट चले जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मुझे पढ़ाई किए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ये सारी चीजें याद हैं, क्योंकि मैंने हमेशा लिख लिख के ही पढ़ाई करी है, हमेशा चीजों को अपने दिमाग में बैठाया है, कॉन्सेप्ट को समझा है, कभी रटने की कोशिश नहीं की। तो यही सब चीजें आप लोग करोगे ना तो आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करो, फिर भी आगे आप लोगों की इच्छा जिस तरह से आप लोगों को समझ में आता हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा रहेगा सेल डिवीजन पे। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं तब, टेक केयर, बाय बाय।